जय हिंद दोस्तों। आज रोजगार निर्माण की नेक्स्ट सीरीज में हम फिर डिस्कस करेंगे कि क्या इस हफ्ते का घटनाक्रम है। मध्य प्रदेश शासन ने क्या क्या हमको बताया है कि प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में हम आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं और ये डेटा आपके लिए कितना हितकारी है, आज हम ये फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिखर खेल अलंकरण को और 38वें नंबर के नेशनल गेम्स के पदक के विजेताओं को सम्मानित किया है। और इसी क्रम में हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रीलिम्स में आने वाले जो खेल से संबंधित हमारे प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनका आज हम डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा, विक्रम पुरस्कार। हमको बस ये कुछ भी नहीं याद रखना, बस याद रखना है 38वें नेशनल गेम्स 2025 को संबोधित किया था एक चीज। और सबसे पहले विक्रम पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों का देख लेते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि विक्रम खेल पुरस्कार में आपको राशि कितनी मिलेगी, प्राप्त होगी, तो 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब देख लेते हैं नाम। तो शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जो कि खरगोन से संबंधित है। शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह। कैकिंग किनोइंग में स्लालम में जानवी श्रीवास्तव। किनोइंग स्लालम में जानवी श्रीवास्तव। तीरंदाजी में रागिनी मार्को, जो कि जबलपुर से है। कौन? तीरंदाजी में रागिनी, तीरंदाजी में रागिनी जबलपुर से। फिर है कुश्ती में शिवानी पवार, छिंदवाड़ा, इनको विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कुश्ती में शिवानी। फिर बॉक्सिंग में श्रुति यादव भोपाल, बॉक्सिंग श्रुति यादव। जूडो में यामिनी मौर्य। खो खो में सचिन मार्गो, देवास से हैं। हॉकी में नीलू डांडिया मंदसौर, ठीक। और सॉफ्ट एवं सॉफ्ट बॉल में प्रवीण कुमार दवे, इंदौर से। शूटिंग में स्पेशल श्रेणी, जो कि एमपीपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट पार्ट है कि वो दिव्यांग श्रेणी से एक क्वेश्चन जरूर बनाता है, तो आपको मेंटेन करना है कि शूटिंग दिव्यांग में रूबीना फ्रांसिस, जो कि जबलपुर से आती हैं। किसके? रूबीना फ्रांसिस। और डैश करके आपसे सही जोड़ी में पूछ लेगा, तो आपको बताना है कि रूबीना का फ्रांसिस शूटिंग क्या है, ये दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आती है। पावर लिफ्टिंग में अपूर्व दुबे, इंदौर को विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो आप इसको, जब अभी हमारी क्लास जो चल रही है, तो प्यारे बच्चों आप भी नोट डाउन कर लीजिए और ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं आप एक कॉपी में अगर इसको आप मेंटेन कर लेंगे, तो प्रीलिम से एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनना है। या तो एकलव्य पुरस्कार पूछा जाएगा या विक्रम पुरस्कार पूछा जाएगा। अगेन मैं बता देता हूँ, अपूर्व दुबे इंदौर पावर लिफ्टिंग, रूबीना फ्रांसिस शूटिंग में, सॉफ्ट बॉल में प्रवीण दवे। फिर नीलू डांडिया हॉकी के लिए, सचिन भार्गव खो खो के लिए, यामिनी मौर्य जूडो के लिए, श्रुति यादव बॉक्सिंग के लिए, शिवानी पवार छिंदवाड़ा के लिए, तो वो सॉरी शिवानी पवार कुश्ती के लिए। तीरंदाजी में रागिनी मार्गो का नाम लेंगे, जो कि जबलपुर से संबंधित रखती हैं। और कैनोइंग में जानवी श्रीवास्तव। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है एकलव्य पुरस्कार विजेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया और इसकी धनराशि है 1-1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। अब इसमें नाम सुन लीजिए और धीरे धीरे नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले नोट डाउन करिए, ऋतुराज बुंदेला शूटिंग के लिए, शूटिंग के लिए ऋतुराज बुंदेला। फिर कैकिंग किनोइंग स्लालम में भूमि बघेल महेश्वर, ठीक। फिर स्क्वैश खिलाड़ी स्क्वैश कृष्णा मिश्रा, स्क्वैश में आएंगी कृष्णा मिश्रा, इंदौर से हैं। फेंसिंग में पूजा दांगी, फेंसिंग पूजा दांगी राजगढ़। फिर रोइंग डैश प्रभाकर सिंह राजावत। रोइंग जो खेल है वो किसके लिए फेमस है, किस व्यक्तित्व के लिए जाना जाएगा, तो वो इस वर्ष में सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में रहा, एकलव्य पुरस्कार में प्राप्त होगा रोइंग के क्षेत्र में, वो है प्रभाकर सिंह राजावत। फिर सेलिंग में नेहा ठाकुर, जो कि देवास से संबंधित है। तैराकी में प्रखर जोशी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभी तैराकी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बताना है प्रखर जोशी तैराकी। फिर एथलेटिक्स में अर्जुन वास्किले खरगोन, कुश्ती में है प्रियांशी प्राजापत, ठीक। हॉकी में अंकित पाल ग्वालियर, पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी में गौरव पचोरी को एकलव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। आप इस वीडियो को थोड़ा सा धीमा कर लीजिएगा, ये 0.5 की स्पीड लगा लीजिएगा और उसके बाद आपको इस चीज को कहीं ना कहीं एक पेज में आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से एमपीपीएससी में डन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सबसे बड़े वाटर पार्क का वर्चुअल उद्घाटन कर दिया है। बस ये देख लीजिए, 220 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में बना है। इसका नाम है इमेजिका एक्वा वर्चुअल पार्क है। ये वर्चुअल लेवल पे इसका उद्घाटन किया है। क्लियर है? बस आपको याद रखना है। और ये वाटर पार्क इंदौर में बना हुआ है। क्या नाम है इसका? इमेजिका एक्वा पार्क, ठीक। वर्चुअल लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। 220 करोड़ रुपए की लागत है और 25 एकड़ में ये बना है, ठीक।
बस एक नजर देख लेना है ह्यूमन, बस ये अंदर की जानकारी नहीं पढ़ना है, ये आपका काम का नहीं है, बस ये काम का है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और मंगल मिशन की सफलता के लिए इसरो की नई पहल। ठीक, ह्यूमनाइड स्पेस फ्लाइट डैश पूछा जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो आपको बताना है इसरो के द्वारा। बस हमारे लिए यही काम की चीज है। अगेन, मंगल मिशन की सफलता तो इसरो के ही द्वारा लॉन्च किया गया ये मिशन है। ठीक, बस रियल टाइम ट्रेनिंग का सेशन होता है इसमें, स्पेस फ्लाइट है, इसमें रियल टाइम में वो वही जो एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको स्पेस में आपको देखने को मिलता है। बस ये पहले फैसिलिटी नासा के पास थी, अब ये इसरो के पास भी प्राप्त होने वाली हो चुकी है। ठीक, ये हमारी बैच की जानकारी है जो कि आपको इस पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। फिर विकसित भारत का विजन, आधारभूत भूमिका के लिए अग्रणी राज्य बना है हमारा मध्य प्रदेश। विकसित भारत जो हमारा भारत सरकार और केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, और मध्य प्रदेश भी अपना कहीं ना कहीं योगदान तेजी से देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांत के अनुरूप भारत को संसार के शीर्ष स्थान पर ले जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ष 2047 के शताब्दी स्वतंत्रता दिवस पर तक मध्य प्रदेश को भारत के सभी विकसित प्रांतों में अग्रणी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इसमें जो काम की चीज है, जो डेटा है, जो प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और जो इंटरव्यू में काम आने वाला है, वो सबसे ज्यादा ये है कि मध्य प्रदेश में अभी जो साक्षरता दर है वो 75% है, मगर उसको बढ़ाकर अब 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या है, मध्य प्रदेश में अभी साक्षरता का प्रतिशत 75% के आसपास है, इसे बढ़ाकर 100% बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद, मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद, इसको नोट डाउन करिएगा, 15.03 लाख करोड़ है। मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 15.03 लाख करोड़ है, जिसे बढ़ाकर 250 लाख करोड़ करना है। क्लियर है? फिर क्या है, हाँ, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,60,000। वर्तमान में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,60,000 है, जिसे हमें बढ़ाकर कितनी करनी है, 22 लाख प्रति व्यक्ति हमको करनी है। क्लियर है? 22 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। ये कब, विकसित भारत 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि हमको टारगेट क्या करना है कि 22 लाख रुपए प्रति वर्ष हर व्यक्ति को कमाना है, जो अभी 1,60,000 है। फिर गाइस, वर्ष 2047 तक उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, रोजगार के अवसर को सृजित करना है। अब ये आपके आंसर राइटिंग का पार्ट है। क्या करना है कि अपना मध्य प्रदेश कैसा कंट्रीब्यूट कर पाएगा वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के तारतम्य में, तो आपको क्या करना है, उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, रोजगार के अवसर का सृजन करेगा, अर्थव्यवस्था को संतुलित करते हुए जीडीपी, कृषि का योगदान 24 से 28%, उद्योग का 21 से 25% और सेवाओं का योगदान 49 से 53% तक लाने का प्रयास किया जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये टारगेट आपके मेंस में जरूर काम आने वाले हैं। कृषि में योगदान जो करना है वो 24 से 28% का, उद्योग का में 21 से लेके 25% तक का योगदान, और अंत में जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है हमारा सेवा क्षेत्र, जो 49 से 53% तक का जो योगदान है वो उसका लक्ष्य हमने डिसाइड किया है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आयु कितनी होगी, तो अभी वर्तमान में प्रति व्यक्ति जो औसत आयु है 67.4 वर्ष है। इसे स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के कार्यों का विस्तार करके वर्ष 2047 तक 84 वर्ष तक करने का हमारा प्लान है। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है, 84 वर्ष है। दिव्यांशु भाई थोड़ा सा वो गेट पे ध्यान रखिएगा, 3 बच्चे ना आए। आप पहुंच जाओ, बता दो आप। ठीक है, तो वर्तमान में आयु औसत कितनी है, 67.4 वर्ष है, जिसको बढ़ाकर वर्ष 2047 तक हमको 84 वर्ष तक करने का प्लान है। ऊर्जा के क्षेत्र में अभी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत जो है 22.5% है, जो वर्ष 2047 से नवीकरणीय का जो प्रतिशत है उसे हम 75% करने का हमने टारगेट बनाया हुआ है। ठीक है, फिर एक है वित्तीय समावेशन के विस्तार से लाभान्वित हो रहा है हमारा देश, और उसमें अंतिम पंक्ति तक जितने हमारे प्रत्येक व्यक्ति है उस तक हमको विकास की अपनी एक जो पहुंच है उसको सुनिश्चित करना है। एक नजर में देख लेते हैं कि यूपीआई के उपयोग से एक माह में 18,301 मिलियन से अधिक का लेन देन आपको देखने को मिलेगा। आधार आधारित ई-केवाईसी प्रणाली ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने का और काम करने के तरीके को और भी सरल कर दिया है। ठीक, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अप्रैल 2025 तक 141.88 करोड़ आधार आईडी तैयार कर दी गई। अब जब आपसे कोई चर्चा करता है, वैसे ये इन जनरल मेंस का टॉपिक है, अगर आप बीच में अगर कोई आपसे
पेपर 3 में और पेपर 2 में भी आपसे कुछ आधार से संबंधित पूछता है, तो आपको ये बताना है 141.88 करोड़ के आसपास आधार आईडी प्रिपेयर करी गई और इसी के माध्यम से डीबीटी भी बहुत अच्छे से सुनिश्चित किया जा रहा है। आधार अब तक भारत की डिजिटल रीढ़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अब ये लाइनें जो हैं आप अपने निबंध में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, वर्ष 2015 से लेकर 2023 के बीच में 3.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इसके थ्रू बचत हुई और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भ्रष्टाचार यानी पेपर 4 नैतिक शिक्षा से संबंधित जब आप हम कुछ टॉपिक लिखेंगे भ्रष्टाचार से संबंधित टॉपिक, तो उसमें शासन के द्वारा किए गए प्रयासों में भी इसको आप मेंशन करिएगा कि वर्ष 2015 से लेकर 2023 तक के डीबीटी का जो हमने तेजी से प्रयोग किया और उसमें यूपीआई और आधार का कार्ड के थ्रू जो हमने चीजों को लिंक किया, क्या हुआ 3.4 लाख करोड़ रुपए का हमको इससे बचत देखने को मिली। भारत नेट परियोजना ने 2.14 लाख करोड़ से अधिक ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया है। अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी से संबंधित जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो लास्ट में आपको ये थोड़ा सा मेंशन कर देंगे कि भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों में क्या क्या है, तो भारत नेट परियोजना का मेंशन करना है और डैश करके लिखना है कि 2.14 लाख करोड़ 1.4 लाख से अधिक ग्राम मतलब 2.5 लाख तकरीबन 2.5 लाख गांव तक हमारी इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित हो पाई है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट खबर थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, क्या है कि जो जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन को मजबूती प्रदान कर रहा है। तो ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में प्रौद्योगिकी ने वित्तीय सेवाओं को लोगों के करीब पहुंचा दिया है और साथ ही साथ भुगतान को और भी सहज बना दिया है। वह व्यक्ति जो गांव में था उसको बैंकिंग सर्विस से जुड़ने में पहले असहजता थी, तो सहजता का वजह क्या होती थी कि उस असहजता की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता था और वो सेविंग नहीं कर पाते थे। वो पैसा कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ छुटपुट तरीके से खर्च करते थे। बट अब वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से क्या हुआ कि बैंकिंग सर्विस स्टार्ट हुई, उससे वो जुड़ पाए और धीरे धीरे छोटी छोटी स्मॉल सेविंग करते करते आज वो बड़े एक कॉन्फिडेंस के लेवल पे बन चुके हैं। ठीक है, तो क्या है भुगतान सहज बनाने से सब्सिडी को सही हाथों तक पहुंचाने तक डिजिटल उपकरणों ने सार्वजनिक प्रणालियों को तेज और अधिक पारदर्शी बना दिया। एक नजर देख लेते हैं यूपीआई में। यूपीआई एक ओपन कर लीजिए, एक पेज ओपन करिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, और पेन हाथ में लीजिए और डेटा नोट करिए। यूपीआई से संबंधित फैक्ट में क्या लिखना है, यूनिफाइड, सबसे पहले प्रीलिम्स में आप हो सकता है आपसे का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आपको एकदम बेधड़क होकर बताना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पूरे देश में डिजिटल लेन देन का परिदृश्य बदल दिया। अब आपको ये नहीं लिखना, बस इसका फुल फॉर्म जानना है। मार्च 2025 में यूपीआई सिर्फ एक महीने में 24.77 लाख करोड़ रुपए के 18,301 मिलियन से ज्यादा लेन देन किए। तो आप ये बोल सकते हैं कि वर्ष 2025 में मार्च के माह में कितना 24.77 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन देखने को मिला। ये है यूपीआई की पावर। ठीक, अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, यूपीआई का प्रणाली उपयोग करके अब करीबन 460 मिलियन व्यक्ति और 65 मिलियन व्यापारी लोग 65 मिलियन व्यापार करते हैं लोग। कितने व्यापारी, इसमें 65 मिलियन व्यापारी ही शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक डेटा है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक का डेटा कुछ लिख रहे हैं, पेपर इकोनॉमिक्स से संबंधित जब टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये यूपीआई का फायदा क्या हुआ। तो तकरीबन 460 मिलियन व्यक्ति डायरेक्टली यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं और यूपीआई का लाभ उठा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पहले कैश में ट्रांजेक्शन होते थे वो अब इसमें हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, फिर है आधार। आधार आधारित ई केवाईसी से बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाएं बिल्कुल सरल हो गई। बिल्कुल सही है, जिसको बोलते थे जैम, जनधन, आधार और मोबाइल। सही है, ये आधार उसका सबसे बड़ा एक अहम पहलू था। आधारभूत, आधार क्या है, आधार आधारित ई केवाईसी से बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाएं सरल हुई है, सत्यापन तेज हुए हैं, कागजी जो हमारी कार्यवाही थी वो कम हुई है और सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता देखने को मिली है। अप्रैल 2025 तक 141.88 लाख करोड़ रुपए 88 लाख करोड़ लोगों की आधार आईडी प्रिपेयर हो चुकी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 141 करोड़ लोग अब भारत में अभी प्रेजेंटली निवास कर रहे हैं। ठीक है, नवीन जो जनगणना होने वाली वर्ष 2027 में, उसके पहले एक मोटा माटी एक आंकड़ा तो जरूर आ गया है, 141.88 करोड़ जनसंख्या तो भारत में अभी बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, फिर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार प्रमाणीकरण द्वारा समर्थित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने सब्सिडी भुगतान के तरीके को बदल दिया है। इसमें फर्जी अब लाभार्थियों को हटाने में मदद हो रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आधार अथेंटिकेशन हो रहा है, बायोमेट्रिक से चीजें हो रही हैं, और जब लोग फर्जी हैं या इस दुनिया में नहीं हुए
जो इसका लाभ उठाते थे इस एवज में, अब वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसमें फर्जी लाभार्थियों को हटाने में मदद प्राप्त हो रही है। इससे सरकार को वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2023 तक कितना, अभी हमने डिस्कस किया था, 3.48 लाख करोड़ रुपए की तक की हमारी बचत देखने को मिलेगी। 3.48 लाख करोड़ रुपए, और ये बड़ा अमाउंट है। ठीक, फिर क्या है, ये मध्य प्रदेश की जीडीपी के बराबर है। हमारा जो पूरा प्लान बना रहे हैं कि जितना बल्क अमाउंट 3 लाख करोड़ रुपए की हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की, तो वो इस इतना की हमने बचत कर ली है। ठीक है, तो डीबीटी से हस्तांतरित कुल संचयी राशि 43.95 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं। गांव ग्रामीण लेवल पे हम इंटरनेट को और भी तरीके से एक्सेसिबल कर रहे हैं। ठीक है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन, आपके पास जरूर हो सकता है क्वेश्चन 2 मार्कर में पूछ लिया जाए, तो बताना है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया एक पहल है। 73,000 करोड़ रुपए की राशि धनराशि खर्च की जाएगी, जिसमें ताकि देश में एक सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिमय, जो आपको कंप्यूटर दिख रहा है, ये डिजिटल मॉनिटर दिख रहा है, और आपके लैपटॉप मोबाइल जो चला रहे हैं वो इसी के थ्रू रनिंग पोजीशन पे है। डिस्प्ले विनिर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र का एक इकोसिस्टम डेवलप करना है। सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और सब कुछ जो सेंसर आप देखने को मिल रहे हैं, ये सब कुछ आपको इस सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। भारत नेट परियोजना हमने अभी डिस्कस कर ली कि 2.14 लाख गांवों तक भारत सरकार के द्वारा सभी गांवों तक इंटरनेट को एक्सेसिबल बना दिया गया है। ठीक है, सामान्य सेवन ये बोलते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर CSS, जो CSC, ठीक, कॉमन सर्विस सेंटर के क्या है ये, तो भारत सरकार की एक पहल जिसमें सार्वजनिक सेवाओं तक आसानी से पहुंच, जैसे MP ऑनलाइन है वैसे ही ये क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर है, यानी सामान्य सेवा केंद्र है, जहां लोग अपनी सेवाएं एक डिजिटल रूप में इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं और सहजता से इंटरनेट के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। फिर क्या है कि बीमा कर पाते हैं, बैंकिंग सर्विस प्राप्त कर पाते हैं, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ये सभी सेवाएं, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सभी लोग बहुत तेजी से इस चीज को लाभ उठा रहे हैं। रक्षा स्वदेशीकरण, तो भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक सबसे ज्यादा अधिक रक्षा के उत्पाद मूल्य दर्ज किए हैं, तो 1,27,434 करोड़ रुपए तक का ये रक्षा उत्पाद का मूल्य दर्ज देखने को मिला है और 174% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कुल मिला के लबोलुब ये है, ये डेटा अगर आपने अपनी कॉपी में उतार लिया तो आपके न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मुख्य परीक्षा में और साथ ही साथ इंटरव्यू में और निबंध के पेपर में ये जरूर आपके काम आने वाला है। ठीक है, एक नज़र देख लेते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से, और लास्ट में आपको भारत की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग में ये जो आर्टिकल है, बस 2 आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, बस 5 मिनट, बच्चों को बोल दीजिएगा 5 मिनट रुके। ठीक, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना क्या है भैया, तो बस इसके लिए हम आपको बता दें कि जब भी 2 मार्कर में या 7 मार्कर में आपसे पूछ, सबसे पहले आपको बताना है कि ये कब प्रारंभ हुई, तो 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई। 16 जुलाई 2025 को ये चीजें प्रारंभ हुई। इसमें 11 मंत्रालय और 26 योजनाएं कहीं ना कहीं इसमें आपको सम्मिलित रूप से आपको देखने को मिलेगी। ठीक, योजना का लक्ष्य क्या है, तो इस योजना का लक्ष्य देश की 100 कृषि जिलों में विकास को गति प्रदान करना। वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली ये योजना 6 वर्ष के लिए चलाई जाएगी। इसका जो व्यय राशि है 24,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो याद रखना है कि 16 जुलाई से इसकी स्वीकृति प्रदान हुई है। अब इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आर्टिकल अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, मगर ये पढ़ना जरूरी। उद्देश्य क्या है, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना है, फसल की विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को, ठीक, जो आपकी क्रॉप होती है उसमें क्या करना है, उसमें डाइवर्सिटी मेंटेन करना है, ठीक, क्रॉपिंग पैटर्न को भी प्रोत्साहित करना है, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण की क्षमता में विकास करना, और भंडारण की क्षमता में विकास तब होगा जब बड़े बड़े लेवल पे वेयर हाउस डेवलप होंगे। विश्वसनीय जल सुविधा के लिए जिस सिंचाई की बुनियादी ढांचे का निर्माण कराएंगे, और किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। 100 जिले इसमें एकदम टारगेट बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके इसके काम है, और ये PDF हम आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे। साथ ही साथ एक नजर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में लगभग 2,200 करोड़ रुपए तक के में शिलान्यास किया है। बहुत जो विकासशील कार्यक्रम है, बट हमारे लिए वाराणसी काम का नहीं है, हमारे लिए ये स्टेटमेंट काम का है, जो हमारे लिए निबंध में, इंटरव्यू में और कहीं भी जो आप डेटा लिखेंगे तो काम आएगा।
कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। बस ये 3 चीज़ें काम की हैं, इसको देख लेना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। ये अब आप किसान से संबंधित जब टॉपिक लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तब आपको ये मेंशन करते लेना है। साथ ही देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई। हम बीज से लेकर बाजार तक के किसानों के साथ खड़े हैं। यानी शासन का उद्देश्य बीज यानी कि उसको पौधारोपण या उसकी फसल के रोपण से लेकर अंतिम रूप से वो जब तक बाजार तक वो चीजें बिक नहीं जाती, तब तक शासन उत्तरदायी रूप से आपके साथ है। साथ ही साथ जो भी भारत पर आक्रमण करेगा उसे पाताल नहीं, धरातल पर उतार दिया जाएगा। मतलब इसमें यही क्लियर कट बोला गया, पाताल में भी सुरक्षित नहीं रहने दिया गया। तात्पर्य यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक मैसेज दिया गया पूरी दुनिया में कि जब भी कोई भारत को परेशान करेगा, उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्ट आपको भारत के द्वारा देखने को मिलेगा कि आपको वो आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक, बस यही इसमें प्रतिबद्धता दिखाई गई है। बस लास्ट में ये कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग में अग्रसर। श्री मोदी ने आर्थिक प्रगति पर वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या बोला है, उन्होंने बोला कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में अनेक अनिश्चितताओं और अस्थिरता के माहौल का सामना कर रही है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों को ध्यान में रख केंद्रित करते हुए सभी लोग अपने कंट्री पे फोकस कर रहे हैं, अपने हितों पे फोकस कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। और साथ ही साथ इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग होना पड़ेगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि रशिया के साथ हमारे संबंध पहले से भी अच्छे हैं और अब भी अच्छे हैं। दुनिया में अलग टकराव चल रहे होंगे, बट हम अपने हितों के हिसाब से अपने संबंध बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने बल देते हुए कहा कि किसानों और लघु उद्योगों का कल्याण सर्वोपरि है और सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया, मगर क्लियर कट भारत के द्वारा मैसेज दिया गया कि हम जो है किसानों और जो दुग्ध व्यापार करने वाले जितने भी किसान हैं, उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। हम बाहर की कंट्री को इस सेक्टर में वो बिल्कुल उतरने नहीं देंगे। भले भी कोई कंट्री अगर हमको धमकी दे या टैरिफ लगाए, कोई बात नहीं, हम एकदम शांति तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। बट हमारा उद्देश्य यही है कि आत्मनिर्भर बनना, देश को किसी भी तरीके से हमको अब विकसित भारत की तरफ ले जाना है। ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। रोजगार निर्माण की ये सीरीज अब आपको हर मंडे मिलेगी। इस बार कुछ 2 दिन लेट हुई, बट आपको हर मंडे आप चीजें मिलेगी। तब तक इस वीडियो को आप ना केवल सुनिए बल्कि इसको कॉपी में नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।